नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ। आपके प्रोग्राम में बातें खुल्लम खुल्ला होती हैं, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। और आज एक ऐसे ही सब्जेक्ट पर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इससे जुड़े बहुत सारे और पहलू हैं, सामाजिक पहलू, उनकी हम लोग बात करेंगे। फिल्म आ रही है एक, उदयपुर फाइल्स। वैसे तो अब तक आ जानी चाहिए थी, रिलीज़ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 11 तारीख रिलीज़ डेट थी। लेकिन उससे एक दिन पहले, बल्कि यूँ कहिए कि रिलीज़ के कुछ घंटे पहले, इस फिल्म पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और ये कहा कि क्योंकि इस पर आपत्ति की गई थी कुछ लोगों के द्वारा कि ये फिल्म भड़काऊ है, इस फिल्म में जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं उससे समाज में वैमनस्य फैलेगा, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा और आपको जान करके बड़ा अटपटा लगेगा। ये फिल्म बनी हुई है वैसे तो ज्ञानवापी का जो मुद्दा है काशी वाला, और उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम चला, आपको याद होगा बीजेपी के एक प्रवक्ता का एक स्टेटमेंट, विवादित बयान, उसके बाद देश भर में गुस्ताखे नबी की एक सज़ा, सरतन से जुदा के नारे लगना, और दो जगहों पर तो एक उमेश कोल्हे महाराष्ट्र में और कन्हैया लाल टेलर उदयपुर में, उनका तो सर तन से जुदा कर दिया गया था। तो उस पूरी पृष्ठभूमि पर यह फिल्म है और इसको रुकवाने के पीछे जमीयत उलमाए हिंद गया, जिसने ये सारी बातें कही, मुसलमानों के खिलाफ है ये फिल्म, एक समाज को बदनाम करती है। और कन्हैया लाल के हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक व्यक्ति, वो भी इसके खिलाफ गया कि ये पिक्चर रिलीज ना होने दीजिए क्योंकि फिर मेरा ट्रायल फेयर ट्रायल नहीं रह जाएगा, मतलब इन्फ्लुएंस हो जाएगा मेरा ट्रायल। बहरहाल इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। मजेदार बात यह कि उससे पहले ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म रोकने से मना कर दिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी और फिल्म निर्माताओं से जो आपत्ति करने वाले याचिकाकर्ता थे उनसे ये कहा कि आप जाओ केंद्र सरकार के पास, क्योंकि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है कि उसको अगर कुछ अनुचित लगता है किसी फिल्म में तो वो उस पर एक स्टे लगा सकती है। तो आप पहले उनके पास जाइए और जब तक वो फैसला करते हैं तब तक के लिए हम फिल्म पर स्टे लगा देते हैं। आज की खबर यह है कि अब फिल्म निर्माता सुप्रीम कोर्ट गए हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। अब 1-2 रोज में इसके ऊपर सुनवाई होगी और देखिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है फिल्म की रिहाई की इजाजत देता है या नहीं देता है। तो ये हम लोग अब आज बात करेंगे कि एक फिल्म से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। ये एक फिल्म जो है उससे सामाजिक सौहार्द खराब हो जाएगा, हमारा सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा। कन्हैया लाल की हत्या से नहीं बिखरा था, उमेश कोल्हे की हत्या से नहीं हुआ था ये हमारे समाज के अंदर वैमनस्य का फैलना। एक फिल्म के आ जाने से लेकिन जरूर हो जाएगा, लोगों का ये दावा था। तो इसकी हम लोग बात करेंगे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ शिवम सिन्हा जी हैं। शिवम अभिनेता हैं और उदयपुर फाइल्स जब रिलीज होगी तो आप उनको देख पाएंगे, अपने किरदार के बारे में, फिल्म के बारे में वो आपको ज्यादा बताएंगे। और विष्णु शंकर जैन जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप उनको जानते देखते हैं, उनके कॉमेंट्स भी सुनते रहते हैं। बहुत स्वागत आपका भी। तो पहले जरा सर फिल्म के बारे में पूछ लें इनसे। तो फिल्म में मुझे ये बताइए कि क्या है ऐसा कि इतने लोग गए इसके खिलाफ कि ये आ जाएगा तो हमारे समाज में बड़ा उथल पुथल मच जाएगी। एक्चुअली इस सवाल का जवाब जो है ना, मुझे भी नहीं समझ आया इस फिल्म के काम मतलब इस फिल्म में मैं काम कर चुका हूँ तब भी, कि ऐसा क्या है जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जो भी लोग इसके ऑपोजिशन में गए हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मीडिया में सब चीज़ें आ चुकी हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। कन्हैया लाल जी की मृत्यु हुई है ये भी सबको पता है। कन्हैया लाल जी को जिन्होंने मारा है उसके बाद जो उन्होंने वीडियो बनाया है और उसको सर्कुलेट किया है, मतलब एक तो मर्डर करना और करने के बाद उसको वायरल करना, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक स्टेटमेंट था कि हमारे खिलाफ मत जाओ वरना ये दोबारा होगा। ये उन्होंने बोला भी उसको, तो दहशत फैलाने के लिए हाँ, था। तो बस आपने वो शब्द दे दिए मुझे, वो इसी चीज के लिए था। तो जब सब कुछ इतना साफ साफ जनता के बीच में था तो फिर ये मतलब अपोज क्यों इसका? नहीं बता, वो कह रहे हैं कि इससे मुस्लिम समाज को बदनाम करने की साजिश है। पर कैसे? क्या मुस्लिम समाज उन हत्यारों के साथ खड़ा हुआ है? नहीं। मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड है जो उसके साथ नहीं खड़े हैं उनके साथ। तो ये कहना कि नहीं ये दंगे हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, ये मुझे लॉजिकल तो नहीं लगा। इस फिल्म में काम करने के बावजूद, इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बावजूद, मतलब सब चीज़ें करने के बाद भी मुझे नहीं लगा कि अगर ये फिल्म आती है तो इससे दंगे हो जाएंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मुस्लिम कम्युनिटी को पर से पेंट करे किसी एक कलर में। सर इस फिल्म में 50 कट लगाए गए हैं। इससे पहले कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। वो रिलीज होने के बाद आपने उसका जो रिस्पॉन्स आया था वो आपने देखा था। तो सेंसर बोर्ड ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है। वो 50 कट लगा चुका है। 50 कट इसमें लेजिट लगे हुए हैं। तो जब लेजिट लग चुका है, सर्टिफिकेशन आ चुका है फिल्म में, अडल्ट रेटिंग मिल चुका है इसको कि हाँ भाई ये 18+ फिल्म है, क्योंकि इसमें
बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स को टच किया गया है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ से? क्या इसका कोई इलीगल रिलीज हो रहा था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने सर्टिफाई किया है ना। तो और अगर हम जैसा हम सबको पता है यहाँ पे कि हॉल्ट जो है वो एक दिन पहले आया है रिलीज से। हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था इस फिल्म का, पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपॉलिक्स, हर जगह। उससे एक दिन पहले रात को 7-8 बजे दिल्ली हाईकोर्ट इस पे हॉल्ट लगा देती है। तो कायदे से देखा जाए, जैसा आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई है और जो आज वकील मतलब जो इनके एडवोकेट हैं उन्होंने बोला है कि ये तो वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का। बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, वो फिल्म निर्माताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए हैं और उन्होंने अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा हम 1-2 दिन में इस पर जो है वो सुनवाई करेंगे। तो यही तो बस एक है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जब ये ऑपोजिशन ने प्ली डाला था कि इस फिल्म को ना रिलीज किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही गए थे। उस टाइम तो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दिया था, स्टे लगाने से इनकार कर दिया था, कहा था फिल्म रिलीज होने दीजिए। ये लेजिट स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि लेट दिस फिल्म रिलीज। बट उसके बाद फिर आप देख ही रहे कि दिल्ली अब उसी की वजह पर हम लोग आएंगे कि मतलब दिल्ली हाईकोर्ट भेजता है याचिकाकर्ताओं को सेंटर के पास कि जब आप सेंटर से सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के खिलाफ अपील करनी है तो आप केंद्र के सामने जाइए, और केंद्र जब तक फैसला करेगा तब तक आप फिल्म नहीं दिखाते, तब तक फिल्म पर रोक लगा देते हैं। कहीं इसमें कोई एनॉमली है सर क्या जस्टिस की? इसमें एनॉमली ही एनॉमली है। सवाल ये नहीं कि फिल्म आएगी तो क्या हो जाएगा, ये अनुमान है। हमारा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, सबका अलग अलग अनुमान हो सकता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। सवाल ये है कि देश में जो कानून है, जो अदालत है, वो सबके लिए एक समान नियम होगा कि नहीं होगा। भगवान शंकर का अपमान होता है एक फिल्म में, उसके खिलाफ लोग जाते हैं तो आप उनसे क्या कहते हैं कि आपको अच्छी नहीं लग रही, मत देखिए। पीके फिल्म के खिलाफ कहते हैं। जी, पीके फिल्म कि आप मत देखिए। इस फिल्म के बारे में आप क्यों नहीं कह सकते? दूसरी एक किसी और फिल्म के बारे में गए लोग तो कहा कि भाई सेंसर बोर्ड जो है हाईएस्ट अथॉरिटी है सेंसर करने की, सर्टिफिकेशन की, उसने सर्टिफिकेट दे दिया तो फिल्म रिलीज होने दीजिए। और उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इंश्योर कीजिए कि इस फिल्म का फिल्मांकन ठीक से हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी एक बात पर तो स्टैंड करे कि फिल्म रिलीज होने से कुछ हो सकता है, तो किसी भी फिल्म के बारे में ये हो सकता है। ये तय कौन करेगा? और इस मामले में तो और भी गजब हुआ है कि जो याचिका करता हैं उनके वकील को फिल्म दिखाई गई। हाँ बिल्कुल। ये मतलब मुझे विष्णु जी बताएंगे ऐसा कभी हुआ क्या? दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्चुअली जब पहली बार ये पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया, कहा फिल्म रिलीज होने दीजिए, आप बाद में आइए हमारे पास। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से पहले फिल्म निर्माताओं को ये कहा कि ये देखिए, ये जो लोग अपोज कर रहे हैं, जो वकील हैं अपोजिंग पार्टीज के, आप इनको पिक्चर दिखाओ और इनको फिल्म दिखा दीजिए। आप अगर ये फिल्म देखने के बाद ये कहते हैं कि हाँ साहब ठीक है, हम इसमें जो कट्स लगे उसके बाद अब कुछ नहीं है इसमें, तो बात खत्म हो जाएगी। वो ऐसा कहते तो वो याचिका क्यों दायर करते? पिक्चर नहीं देखी थी ना उन्होंने, क्यों की तब केवल ट्रेलर देखा था। ट्रेलर ही देखा था, तो वो कैसे तय करेंगे? कौन सी अथॉरिटी है उनके पास? वो जज नहीं है, वो सरकार नहीं है, वो सेंसर बोर्ड नहीं। वो शायद इसलिए किया कि फिर हो सकता है ये प्ली वापस ले लें अपनी। नहीं, अब ये तो कोई बात नहीं। मतलब आप ये इसको तर्क की बजाय मैं कुतर्क मानता हूं कि जो है कि इतने भोले अगर होते तो वो अदालत जाते ही नहीं उनको। और ये ऐसी घटना है जिसमें अनुमान नहीं लगाया गया है, सबकी आंखों के सामने घटना हुई है, सबने देखा है, हजारों लाखों लोगों ने उसको देखा है, सब जानते हैं, सब अखबारों में पढ़ चुके हैं, टेलीविजन पर देख चुके हैं। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस पहले से लोगों को पता ना हो। ऐसी चीज फिल्म में दिखाने की कोशिश भी नहीं की गई होगी। अगर की गई होती सेंसर बोर्ड नहीं अब पास होने देता। वही जो होना था। और फिर सेंसर बोर्ड तो सरकार का ही हिस्सा है, सेंसर बोर्ड ने पास किया, अब सरकार तय करेगी कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। आपको मालूम है फिल्म रुकवाने के लिए वकील कौन गए? कपिल सिब्बल, जो हर मामले में जाते हैं। कपिल तो सिब्बल कोई भी हिंदू विरोधी मुद्दा हो, आपको कपिल सिब्बल वहां दिखाई देंगे। तो कपिल सिब्बल को ही फिल्म दिखाएगी, कपिल सिब्बल और वकील होंगे, और उन्होंने फिर होना वही था, अगले दिन उन्होंने जाके कहा ना साहब फिल्म तो बड़ी खराब है, इससे तो देश में आग लग जाएगी, तो फिल्म पर रोक लगाइए आप। तो ये फिल्म दिखाई गई थी सबको। बिल्कुल बिल्कुल। एक मतलब रिलीज से 2 दिन पहले उनके प्रॉपर एक स्क्रीनिंग हुई है
जिसमें हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब गए हुए थे, कपिल सिब्बल, अरशद मदनी के लोग सबको ही हुए हैं, और उसके बाद वो फिल्म दिखाई गई है। और जब तक दिखाई जा रही थी फिल्म, उस दिन तक भी ये था कि हाँ सब ठीक है। हाँ। फिर अगले दिन जब कोर्ट में अपीयर होता है तो अब पता नहीं और फिल्म देखते हुए कुछ नहीं बोले या फिल्म देखने के बाद बिल्कुल, हाँ जी, ना, सब कुछ ऑन गोइंग था। क्योंकि मेरे यश से बात हुई थी, यश जो कन्हैयालाल जी के बड़े बेटे हैं, वो मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब तक फिल्म चल रही थी वो वहां थे स्क्रीनिंग पे, कि जब तक सब कुछ चल रहा था तब तक ठीक था। अगले दिन जाके फिर वो बात वही आ गई कि नहीं, इससे कम्युनल वायलेंस हो सकता है। अच्छा, बहुत। अब एक बात मेरी विष्णु ये नहीं समझ में आई कि हाई कोर्ट, मैं लीगल समझना चाह रहा हूँ इसके पीछे क्या लीगल आर्ग्यूमेंट होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि सर्टिफिकेशन बोर्ड के खिलाफ जाना है अपील में तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सिनेमा एक्ट का कोई प्रोविजन है सेक्शन 6 जिसमें सरकार ये फैसला कर सकती है किसी फिल्म को होल्ड करने पर। तो वहां कोर्ट के अंदर तो सेंसर बोर्ड और सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ऑलरेडी फिल्म में 50 कट लग चुके हैं, तो वो तो सेंटर का स्टैंड ही हुआ ना। बिल्कुल। तो फिर दोबारा सेंटर के पास भेजने का क्या मतलब है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा चेन ऑफ इवेंट्स के हिसाब से समझना पड़ेगा। और लीगल मापदंड क्या है जो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, मैं नहीं कह रहा हूं, जो, और बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया वो ये है कि प्री पब्लिकेशन बैन इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट रेमेडी। प्री पब्लिकेशन बैन, आप किसी भी शो पे, किसी भी पब्लिकेशन पे, किसी भी किताब पे, किसी भी फिल्म पे प्री पब्लिकेशन बैन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना गया है। जैसे हमारे देश में फांसी की जो सजा होती है, इसको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में माना जाता है। उसी तरह से प्री पब्लिकेशन बैन सबसे एक्सट्रीम रेमेडी है। उसका कारण क्या है? और ये अभी देखिए बहुत सारी ऐसी मूवीज आई, अभी हैदर मूवी आई थी, हैदर मूवी में मार्तंड मंदिर में कश्मीर में वहाँ पे डांस वांस किया गया था, वो काफ़ी लोगों की धार्मिक भावनाओं को हर्ट किया, कोई स्टे नहीं लगा। पीके मूवी आई, कोई स्टे नहीं लगा। मोहल्ला 80 आई, उस पर कोई स्टे नहीं लगा। हजारों आदि पुरुष मूवी आई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मैं आपको एग्जैक्ट कोट कर रहा हूँ, वाई यू आर सो टची, हर चीज के लिए इतना टची नहीं होना चाहिए। और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। तो जो आज तक का जो लीगल प्रोसेस, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ, वो ये था कि प्री पब्लिकेशन रेमेडी इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फॉर्म। अब ये जो मूवी आज आई है, अगर आपको लगता है कि मूवी गलत है, तो मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सारे ऑडियंस से कि क्या उनके पास पोस्ट पब्लिकेशन रेमेडीज नहीं है? अगर मूवी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स या किसी भी व्यक्ति ने कोई भी ऐसी चीज दिखाई है जो फैक्चुअली गलत है, जो लीगली गलत है, तो उसके लिए पोस्ट पब्लिकेशन रेमेडीज अवेलेबल है। मूवी रिलीज होने के बाद जो चीज आपको गलत लग रही है, आप उसके ऊपर मानहानि का दावा कर सकते हैं, उसकी रिलीज को स्टे करने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। पर जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे वरिष्ठ सीनियर प्रदीप सर ने कहा, यह बहुत ही रेयर केस में हुआ है कि किसी व्यक्ति को पहले मूवी दिखाई गई और उसने एक सेकंड सेंसर बोर्ड का काम किया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विष्णु ये बात कह रहे हैं, इन्होंने तो लीगल इसका सारा हिस्ट्री बताया है, वैसे भी कॉमन सेंस की बात है। एक चीज जो किसी ने देखी ही नहीं है, फिल्म का ट्रेलर आउट हुआ था ना, केवल पिक्चर तो थिएटर में लगनी थी अभी, और किसी ने याचिकाकर्ताओं ने फिल्म नहीं देखी थी, तो फिर पहले ही आप कैसे निष्कर्ष पे पहुंच गए कि इस फिल्म से जो है समाज में हंगामा हो जाएगा बिना फिल्म देखे? ये कैसे मुमकिन है केवल एक ट्रेलर के बिना पर? और तो फिर सेंसर बोर्ड किस लिए है? हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि रिलीजियस एंगल तो ले आया गया है इस फिल्म में, इस फिल्म को रोकने के लिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब ये चीज़ हेंस प्रूव्ड है कि कन्हैयालाल जी के साथ गलत हुआ है और ये फिल्म इसी पर बेस्ड है, तो हमें तो एज अ नेशन मतलब एक स्टैंड लेना चाहिए इस फिल्म के प्रति कि हाँ, ये एक, क्योंकि ये कॉमन मैन की स्टोरी है ना, एक कॉमन मैन की स्टोरी है कि उसके साथ ये चीज़ गलत हुई, तो हमें सबको एक एज अ नेशन, वन नेशन, इस चीज़ के ऊपर ये रहना है कि हाँ, ये गलत हुआ है और इसके खिलाफ है हम। जब इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, मिस्ट्री नहीं, परपेट्रेटर्स ने वीडियो बनाया है और ये भी बोला है कि मतलब हम ये दोबारा करेंगे, सर तन से जुदा के नारे लगे हैं। दोबारा अगर कोई फिल्म में करेगा तो हाँ जी, फिल्म में कोई क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ली गई है, या ये नारा किसी राइटर ने नहीं बनाया है। ये राइटर, ये जो नारा है, ये उन्हीं की तरफ से ही दिया गया था। तो फिर क्यों इस फिल्म ये नारे तो खुले में लगे हैं, हाँ, उसके बाद सड़कों पे लगे हैं, बिल्कुल गुस्ताखे नबी वाले नारे तो जैसे ओपन ही लगे हैं। दो एक फैक्ट और दे देता हूं आपको। एक तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने ये पहली प्लेज कर रखा है कि हमें 25% जो भी इनकम होगी इस फिल्म से, वो हम उसका 25% हम कन्हैयालाल जी के परिवार को देंगे। तो एक एंगल ये, कन्हैयालाल जी की पत्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है
और उनसे कहा है कि क्योंकि कहा गया है कि अब आप तय करेंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, तो आप प्लीज़ इस फिल्म को रिलीज़ होने दीजिए। और उन्होंने मिलने का समय भी मांगा है अपने बच्चों के साथ जाकर के, वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं। तो बेसिकली बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट नाउ। ये समस्या ये है, पूरे देश की समस्या है ये तय करना होगा कि देश जो संविधान बना है 1950 में उससे चलेगा या शरिया से चलेगा। तमाम फैसलों में आप कोर्ट के देखेंगे कि वो शरिया की ओर झुका हुआ ज़्यादा नज़र आता है बजाय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके। जो संविधान की नज़र में सब बराबर है, संविधान के नज़र में कोई भी धर्म मजहब वो सब बराबर है, तो सबके लिए न्याय भी समान होना चाहिए। ये सेलेक्टिवनेस क्यों कि इस मामले में तो हम स्टे देंगे, इसमें नहीं देंगे, इस मामले में टिप्पणी करेंगे, इस मामले में नहीं करेंगे। तो किस आधार पर? आखिर कोई एक मानक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तय करना चाहिए कि भाई ऐसे मामलों में जो है ये सेट गाइडिंग प्रिंसिपल होगा कि अगर ये आप शर्तें पूरी करते हैं तो हम नहीं रोकेंगे कभी, अगर ये नहीं पूरी करते हैं तो हम रोकेंगे, हम विचार करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। ये बात समझ में आती है। लेकिन आर्बिट्रेरी तरीके से कि आप तय करेंगे कि कौन सी फिल्म या चलेगी या कौन सी किताब बिकेगी, किस किताब का प्रकाशन होगा, किसका नहीं होगा, ये कैसे तय कर सकते हैं आप? तो उसके लिए जो कानून बना है उसी के मुताबिक तो आपको तय करना होगा। फिर सेंसर बोर्ड का मतलब क्या? खत्म कर दीजिए सेंसर बोर्ड को। जिसको किसी फिल्म से एतराज होगा वो कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट देख के तय करेगा या सरकार के पास भेजेगा। एक चीज और सर मैं सोच रहा था, मतलब यूजुअली सुप्रीम कोर्ट कोई बात कह देता है तो वो फाइनल वर्ड होता है ना हमारे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था लेट द फिल्म, देखिए मैं भी ये बात से बड़ा हैरान हूँ। उसके बाद हाई कोर्ट इस पर ये मैं ऐसा कहता हूँ कि ये जुडिशियल डिसिप्लिन का वायलेशन है। मैं क्लियर ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस ने जो बात कही इसकी और कहा उन्होंने इसकी अर्जेंट हियरिंग की जरूरत नहीं है, लेट द फिल्म बी रिलीज्ड। उसके बाद कैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करके स्टे कर सकता है, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं। हो ही नहीं सकता है। मतलब मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं है कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट मना करे और जो निचली अदालत है वो उस चीज को रोक दे। ये सीधे सीधे जुडिशियल जो डिसिप्लिन है उसका वायलेशन है। फिर तो आप इसको कपिल सिब्बल साहब की काबिलियत कहिए कि उन्होंने अपना केस ऐसे पुटअप किया। काबिलियत नहीं, प्रभाव। मैं इनसे सहमत हूँ प्रदीप सर। खतरनाक दिशा में जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। और ठीक है। इसमें सौरभ सर एक मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त दे तो। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कुछ बहुत ही अभी मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, बहुत अभी रिसेंट ही बात है। एक किसी आर्टिस्ट के साथ क्या हुआ था कि उनको स्टेज से उतार दिया गया था और उन पे थोड़ा मतलब वायलेंस वगैरह चीज़ें हुई थी। तो एक पूरा हुजूम जो था वो आया था कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर वार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर वार है, मतलब ये तो डेमोक्रेसी में है ही नहीं इंडिया में। लेकिन आज जब इस फिल्म के पोस्टर्स को थिएटर से निकाल के जलाया जा रहा है ओपनली और उसका वीडियो भी बनाया जा रहा है, उस वीडियो को सर्कुलेट भी किया जा रहा है, तब कोई मतलब सब खामोश क्यों है? क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है तो मैं इस फिल्म से इमोशनली कनेक्टेड हूँ क्योंकि ये मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। और जब इस फिल्म के लिए एक वन साइडेड पॉलिटिक्स हो रही है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है एज एन आर्टिस्ट। आज कहाँ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सारे चैंपियन? हाँ, मेरा भी यही सवाल है। मेरा भी यही सवाल है। पूरा हुजूम उतरा था कि ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सिलेक्टिव है और बड़ी सीधी सी बात है कि जो भी हिंदुत्व और सनातन के समर्थन में हो वो वहाँ पर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है कानून ले आइए और रोक लगाइए। उसके खिलाफ हो तो खुली छूट है। ये आप जजमेंट में देख लीजिए, ये बयान में देख लीजिए, ये जो अदालत के अंदर आर्गुमेंट होते हैं उसके अंदर देख लीजिए। और ये ज़्यादा पुराना केस पर मत जाइए, कम से कम आप अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे से शुरू कर लीजिए। क्या क्या नहीं कहा गया? जिसके पास कोई सबूत नहीं था वो दावे के साथ जो है कह रहा था, मतलब वो यहां तक कहा गया, कपिल सिब्बल का नाम आया है तो इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस की ओर से कहा गया, एफिडेविट दिया गया कि राम काल्पनिक है।
अब भारत देश में राम काल्पनिक है, ये बात बोलने की अगर कोई हिम्मत कर सकता है तो आप समझिए कि हम कहाँ पहुँच गए। नक्शा फाड़ा राम मंदिर का। नहीं, कई पता नहीं क्या क्या कि नहीं साहब, वो जो कौशल्या देवी कौशल्या का तो घर यहाँ था तो जन्म वहाँ हुआ होगा। अच्छा, यहाँ महल था तो कहाँ बना हुआ था महल, कौन से कमरे में हुआ, कहाँ पैदा हुआ, ये कहाँ पैदा हुआ, ये सारे डिबेट भी जो है जो उस वक्त चल रहा था। अच्छा, केस की भी बात भी कर ले। ओरिजिनल केस जो कन्हैया लाल का मर्डर था, 3 साल हो गए उस मामले को। एनआईए ने उसको एक्ट ऑफ टेरर माना है, आतंकवादी घटना की तरह उस केस की सुनवाई हो रही है। एनआईए स्पेशल कोर्ट उदयपुर में उसको सुन रहा है। इकबालिया बयान है, वीडियो है, 3 साल से वो केस चल रहा है। आज कन्हैया लाल जी के बेटे ने, जब ये फिल्म स्टे कर दी गई, कन्हैया लाल जी के बेटे ने एक सवाल पूछा है, वो सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा 3 साल हो गए मेरे पिता को इंसाफ नहीं मिला, उनके हत्यारों को अभी तक सजा नहीं हुई, और 3 मिनट में आपने, 3 दिन के अंदर आपने इस फिल्म पर बैन लगाने का फैसला कर दिया। हाँ जी। तो वो ये सवाल जो देश सिर्फ से उसकी पूछ रहे हैं। कहानी बताता है। और तो सिर्फ कहानी बता रहा है कि हुआ क्या था। और उनसे लाइव एक डिबेट में ये तक बोला गया है यश से कि अगर इस फिल्म से दंगे हो गए तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? एक बच्चे ने अपना फादर खो दिया है और जब वो जस्टिस मांग रहा है तो एक तो जस्टिस डिले हो गया, फिर किसी एक साहसी व्यक्ति ने फिल्म बनाई उस पर, अब उस फिल्म को 3 दिन के अंदर बंद कर दिया गया और फिर उसे बिठा के ये बोला जा रहा है कि अगर ये फिल्म रिलीज होने से अगर दंगे हो गए तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। बताइए, मतलब सारी जिम्मेदारी है कि किस साल के लड़के के ऊपर डाल दिया। जी, जिन्होंने ये काम किया उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जो लोग उनका बचाव कर रहे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन जो इंसाफ मांगने जा रहा है, जो विक्टिम है, उसी से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप समझिए किस तरह के समाज में हम आ गए। जो बात होती है ना कि ये बदल गया, वो बदल गया, ये अदालत की कार्रवाई देखिए, अदालतों की बल्कि कहिए कार्रवाई देखिए, प्रोसीडिंग्स देखिए, वहाँ जो बहस होती है उसको देखिए, जो फैसले होते हैं उनको देखिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस कानून के राज में जी रहे हैं। और मैं सर से एक बार पूछना चाहूँगा क्योंकि सर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में अच्छा ज्ञान दे पाएंगे कि लेजिट कोई मुझे लॉजिकल रीज़न लगा नहीं है इस फिल्म को, जो ऑपोजिशन से आया है या दिल्ली हाई कोर्ट से भी आया है, मुझे कुछ लॉजिकल नहीं लगा है। तो मैं चाहूँगा कि ये बताएं कि इस फिल्म को रोकने का कोई लेजिट है क्या वे आउट? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, इस बात को जरा हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा। जो सेट जुडिशियल प्रेसिडेंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने हजारों जजमेंट में कहा है कि अगर कोई आदमी किसी भी पब्लिकेशन से आहत है, एग्रीव्ड है, तो पोस्ट पब्लिकेशन रेमेडीज अवेलेबल हैं। वो आईपीसी की धाराओं, जो अभी प्रेजेंट बीएनएस है, उसमें केस फाइल कर सकता है, सिविल रेमेडीज ले सकता है, रोकने के लिए जा सकता है, हर एक चीज रेमेडी प्रोवाइडेड है। पर आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल साहब का जो चैनल है वो आहत कर रहा है, वो उसको बैन किया जाए तो क्या बैन हो जाएगा? वो जो चैनल चलाते हैं और उससे सारे जजेस, वहां पे जो रिटायर्ड जजेस हैं वो आते हैं, बातें रखते हैं। कितने ऐसे जजेस हैं जिन्होंने बहुत ही सेंसिटिव, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जिन्होंने बहुत सारे सेंसिटिव केसेस को डील किया है, वो भी आके उनके चैनल पे ओपनली बात करते हैं। उससे भी दंगे भड़कने की संभावना है, उसको पहले रोका जाए, बैन किया जाए। क्या कोई रोकेगा? अब जाके देखिए। नहीं रोका जाएगा। इससे एक और सवाल उठता है कि जो लॉ मिनिस्टर रहा हो उसको वकालत नहीं करने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जजेस के अपॉइंटमेंट में उसका कुछ ना कुछ रोल होता है। अच्छा, किस तरह के लोग आएंगे, कौन आएगा, इंडिविजुअल से लेकर आइडियोलॉजी तक, सब में उसका रोल होता है। मैं सर एक बात ये कहना चाहता हूं, संभल के केस में, ज्ञानव्यापी के केस में, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में आपने देखा होगा, और जैसे मेरी बात नहीं, मैं सिर्फ एक विषय रख रहा हूं कि किस तरह से हम लोगों को टारगेट किया गया और ये कहा गया कि आप देश में एक सुनियोजित ढंग से काम कर रहे हैं। यहां पे ओपनली आपके सामने एक पूरी लॉबी, यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक एक प्रॉपर सुनियोजित ढंग से सारे काम कर रही है, उनको रिलीफ भी मिल रही है और कोई यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर संभल में सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिल जाता है जिस पे आप वजू कर रहे थे, तो तुरंत यहां का जुडिशियल सिस्टम, मैं आज आपके मतलब एक जुडिशियल सिस्टम, मैं किसी ऑनरेबल जज के खिलाफ नहीं हूं, पर जुडिशियल सिस्टम जो नॉर्म्स अपनाए जा रहे हैं उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान। क्या हुआ आपके केसेस का? आपका काशी का केस सारे है, केसेस तो रोक रखे केस है। 12 दिसंबर 2024 को अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
Places of Worship Act पर वर्शिप सुनवाई एक्ट के माध्यम से जितने भी केसेस हैं उन सब पे कोई इफेक्टिव ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा, और आगे भी अगर कोई केस फाइल होगा तो दर्ज नहीं किया जाएगा। काशी संभल 6 मथुरा महीने हो चुके हैं, काशी संभल मथुरा सब होल्ड पे हैं, सब होल्ड पे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दे दिया 6 महीने और से। कन्हैया लाल के केस पे क्या मैंडेट है सर, कि जिसकी क्यों रोका गया उसको 3 साल तक? ये तो इसके बारे में कोई, ये केस ऐसा है कि इस पे इतना समय लगना देखिए चाहिए मैं था? ऐसा मानता हूं, जो मैंने काफी क्रिमिनल ट्रायल्स पिछले 15 सालों में देखे हैं, अनुभव किया है, बहस की है, लड़ा हूं, तो बहुत ही एक छोटा सा प्रोसीजर है कि जब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, और इस केस में तो एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनआईए ने जब चार्जशीट दाखिल कर दी, उसके बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं। चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर किसी आदमी को डिस्चार्ज की एप्लीकेशन देनी होती है, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन देता है, उसके बाद एविडेंस शुरू होती है, और एविडेंस जैसी खत्म होती है उसके बाद 313 का स्टेटमेंट होता है, और उसके बाद फाइनल कोर्ट का फैसला आता है। इतनी सी ही प्रक्रिया है। और यहाँ पे तो ओपन एंड शट केस है, जहां पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसने खुद का उसका एडमिशन है, तो उसमें आज तक 3 साल से ट्रायल नहीं खत्म हो पाया, ये अपने आप में एक अलग विषय है। पर सवाल यह है कि आज जिस तरह से ये पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, इस सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठाने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा था ना कि इस फिल्म के खिलाफ जो लोग कोर्ट गए उसमें एक कन्हैया लाल की हत्या के मुख्य आरोपियों में से जावेद उस पर इल्जाम ये है उसकी उसने ये इन्फॉर्मेशन इन हत्यारों को दी कि कन्हैया लाल अब आ गया है, अपनी दुकान में है, स्पॉटर जिसको कहते हैं, स्पॉटर था वो, उसके कहने पर ही ये लोग फिर दुकान के अंदर गए थे। तो वो व्यक्ति, हम चलिए वो जुडिशियल प्रोसेस चल रही है क्योंकि, और उसको बेल भी मिल चुकी है क्योंकि ऐसे सबूत नहीं मिले उसके खिलाफ, तो बट वो भी इसका एक जो है हिस्सा है। वैसे सर कोर्ट ने क्या कहा ये भी हम बात करें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जुडिशियल सिस्टम की बात की है। कोर्ट ने फिल्म के मेरिट डिमेरिट पर तो बात ही नहीं की है। बिल्कुल कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस फिल्म से कुछ हो जाने वाला था, खराब फिल्म है या भड़काऊ फिल्म है इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि इनके पास, याचिकाकर्ताओं के पास रेमेडी का एक मौका है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करने का, वो इनको अवेल कर लेने दीजिए और 1 हफ्ते के अंदर केंद्र इस पर फैसला करे, तब तक के लिए फिल्म पर रोक लगाइए। भाई तो आप परिस्थितियों को भी तो देखेंगे कि फिल्म रिलीज होने से कितने घंटे पहले आप ये फैसला दे रहे हैं। उससे जो प्रोड्यूसर्स का, फिल्म बनाने वालों का, उसमें जिन लोगों ने काम किया है, जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है, उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी तो कोर्ट को सोचना चाहिए। कोर्ट ये क्यों नहीं कह सकता है कि 24 घंटे में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला करके बताए, सेंसर बोर्ड आपका, उसने पास किया है, अगर इसमें कुछ गलत है जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं तो फिर सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? 1 हफ्ते में क्यों? और सरकार क्यों? भाई कोर्ट ये भी तो कह सकता था फिल्म रिलीज होने दीजिए, सरकार 1 हफ्ते में बताए कि ये चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। अभी उनके एक एसोसिएट का, जो अपोजिशन के एक एसोसिएट लॉयर हैं, उनका ये बयान है कि जब तक कावड़ चल रही है तब तक इस फिल्म को रोक पढ़ा मैंने, कावड़ यात्रा तक इसको बैन कर दें। पर क्यों? आप यहाँ पे हम सब जानते हैं कि फिल्म में तो कॉमर्स इन्वॉल्व होता है ना। नहीं, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आई। हाँ, तो मतलब ये इसको इतने टाइम के लिए रोक दीजिए, उसके बाद दंगे नहीं होंगे, अभी करेंगे दंगे हो जाएंगे, तो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। एक लेजिट लॉयर होके भी उन्होंने ये स्टेटमेंट पब्लिकली पास ऑन किया है, तो मुझे ये समझ नहीं आया। दूसरा, जो अमित जानी जी जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उनका जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये फिल्म जो है वो थिएटर्स तक पहुंच चुकी थी, इसका कोड भी हर जगह सर्कुलेट हो चुका था। अगर फिल्म का कुछ नुकसान हो जाता है थ्रू पायरेसी और किसी भी चीज से, तो उसका जवाबदेही कौन होगा? ऑलरेडी ये फिल्म जो है टाइट बजट में बनी है, बहुत मुश्किल से ये रिलीज होने वाली थी। सेंसर बोर्ड के 50 कट तो हम सब जानते हैं कि इस फिल्म पे लगे हैं, तो ऑलरेडी ये बहुत मुश्किल से रिलीज होने वाली थी, और उस पे भी ये हॉल्ट लगा दिया गया, और हॉल्ट का कोई मुझे एक सॉलिड लेजिट रीजन नहीं पता चल रहा है। और अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि किसका दरवाजा खटखटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा ही चुके हैं, तो सुप्रीम वही कोर्ट उम्मीद इसमें वही है 1-2 दिन में कर देगा। अच्छा, हमने देखा कि बतात कपिल सिब्बल जी की बात हुई कि वो केस लड़ रहे हैं। एक दूसरा जो हर मामले में जो बॉडी हम देखते हैं पहुंचती है, वो है जमीयत उलेमा हिंद। इसमें भी जमीयत उलेमा हिंद है, अरशद मदनी जी। तो ये इनको क्या पढ़ा आपने? अब एक्चुअली क्या है, देखिए कानून 2 ढंग से काम करता है। अगर आज सपोज करिए हम लोग कोर्ट जाएं, तो कभी ना कभी और हमेशा सवाल पूछा जाता है कि भाई आप क्या, आपने सुना ही होगा कि हिंदुओं के ठेकेदार हैं क्या, आप क्यों कोर्ट आ गए, पूरे समाज को क्या आप रिप्रेजेंट करते हैं? पर यह सवाल जमीयत उलमा हिंद से नहीं पूछा जाता है। वक्फ के मैटर में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मैटर में,
राम मंदिर के मैटर में जितने भी केसेस आप देख मुसलमानों रहे के हैं, हर मैटर में, इवन इंडिविजुअल मुस्लिम्स के मैटर में, और एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है, इट्स एन अनरजिस्टर्ड बॉडी, और वो कोर्ट में केसेस फाइल कर रही, उनकी बातें सुनी जा रही हैं। तो आज ठीक है, आपने उनकी बातें सुनी, मेरा सवाल एक प्रक्रिया से है। जिस तरह से पूरा सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, मैं इसको लीगली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं कि जब जावेद की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि लेट द फिल्म बी रिलीज्ड, उसके बाद कैसे दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पे रोक लगा दी, केंद्र सरकार को भेज दिया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया फॉलो हुई है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अब वायलेशन सुप्रीम है। कोर्ट 2 दिन में शायद फिर सुनेगी। अब जो ऑलरेडी सुप्रीम अगर मान कोर्ट, लीजिए इन द मीन टाइम केंद्र सरकार इसमें कोई डिसीजन ले लेती है, तो फिर होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी एसएलपी इंफ्रक्चर्स हो गई, फिर आप हाई कोर्ट जाइए। तो बहुत सारे इसमें, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा अब दोबारा जो बात, वो अभी आपने जो कहा कि फिल्म रिलीज होने दो, ऑलरेडी कह चुका है कुछ दिन पहले, उससे अलग कुछ कहेगा, कह सकता है क्या? अब देखिए वो एक अलग कोर्ट थी, वो अच्छा, वो वेकेशन बेंच थी, वो और जज थे, अब ये कोई और जज तो सुनेंगे। उन्होंने यही कहा कि अब इसको नॉर्मल कोर्ट्स में जब कोर्ट खुल जाएगा तब हम देखेंगे, अभी इसमें कोई भी ऐसी हड़बड़ी नहीं है, ना कोई ऐसी इंटरिम ऑर्डर की जरूरत है, और लेट द फिल्म बी रिलीज्ड। इसमें अभी हम कोई इंटरिम आदेश नहीं पारित करेंगे। सर एक अंत में एक बात, मतलब एक्चुअली देखिए, जो लोग इस फिल्म के खिलाफ हैं, इससे पहले कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी, इन फिल्मों के खिलाफ भी अदालत में लोग गए थे। वो हालांकि वो फिल्में फिर रिलीज हुई, बहुत सेंसर बोर्ड को उसमें कट्स वट्स करने पड़े थे। ये आरोप लगाया जाता है कि ये सरकार ऐसे लोगों को पेट्रोनेज दे रही है या बढ़ावा दे रही है जो ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर एक तरफा फिल्में बनाते हैं। ये आरोप है उनका, और ये उसी कड़ी में एक ये फिल्म भी है। तो वही तो हम एक कह रहे लाइन में मुसलमानों के खिलाफ कुछ बनाओ। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि लोगों को तय करने दीजिए। आपको लगता है कि ये फिल्म भड़काती है, ये फिल्म ऐसा करती है, ऐसा करती है, मत देखिए। फिल्म नहीं चलेगी तो क्या असर होगा उसका, किताब नहीं बिकेगी तो क्या असर होगा उसका। वही तो हम कह रहे हैं कि कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, ठीक। हर मामले में वो लागू होना चाहिए। या तो हर फिल्म के बारे में आप ये कहिए कि हम उसकी रिलीज रोक देंगे, हाई कोर्ट तय करेगी पहले, हाई कोर्ट तय करेगी पहले, फिर सारे सुप्रीम वकीलों कोर्ट को तय दिखाया करेगा, जाएगा, सरकार के पास जाएगा, तब फैसला होगा। लेकिन आप सिलेक्टिव जब हो जाएंगे तब वहां पर फिर दिक्कत होती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंच चुका है। अब क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? फिल्म इसी हफ्ते क्या रिलीज हो पाएगी, हम लोगों को देखना पड़ेगा। शिवम, बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। शुभकामनाएं आपको, आपकी पहली फिल्म है ये, और हम फिल्म कैसी है ये तो हम देख कर ही बात करेंगे। शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत सर आपका प्रोग्राम आने के लिए। विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका भी।